ऐसे ग्रेट महत्वाकांक्षी लीडर जिनकी एक सोच का नतीजा है ये मंच। जैसे नूरुल हुसैन सर हैं, नौशाद सर हैं, हमारे बीच फरहान सर हैं और दिलीप राणा सर, जिनका एक अथक प्रयास रहा है कि इस पीवीसी मेटा के इस प्रोजेक्ट पर हम इस मंच का सहारा लेकर इस मंच के माध्यम से हम हर लोगों तक इस सिस्टम की तमाम बातों को, उसके नोटिफिकेशन की विस्तार पूर्वक चर्चा, सिस्टम की चीजों में इन्वॉल्व होकर उसकी जो अनुभव हम प्राप्त कर पा रहे हैं वो हम लोगों तक शेयर कर पाए। ऐसा ये मंच की स्थापना हुई और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच में बड़े ज्ञानी व्यक्ति भी इस मंच पर कई हैं जिनसे मैं बहुत अच्छे से परिचित भी हूँ, जिनको सुन के मैं बहुत कुछ सीखता भी हूँ, सीखता क्या हूँ। तो मैं बता दूं आपको, शायद आप उनका नाम भी सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। एक ऐसे शख्स इस मंच पर हैं जिनको सुनकर हमने लिखने की कलाकारियों को कहीं ना कहीं विकसित किया है कि किसी की बातों को सुनकर हम लिख कैसे सकते हैं। जी हाँ, मिस्टर अशोक वाजपेयी सर हमारे साथ इस मंच पर हैं। मधुर भाषी, एक सिस्टमेटिक तरीके से बातों को लिखना। तो सर का बहुत बहुत वेलकम है इस मंच पर। भरत सर हैं, जिनसे परिचय हो पाया है। हमारे साथ सर भी गया से बिलोंगिंग है, एक ही शहर से हम लोग हैं। फखरुद्दीन कुरैशी सर हैं, मातृशक्ति में कहें तो लक्ष्मी मैम को भी सुना हूँ। पोस्टिंग में रेणु देवी मैम है, प्यारेलाल सर हैं। ऐसे कई नाम हैं, मैं स्क्रॉल करके कुछ नामों की सूची जरूर देखता हूँ। सुंदरसन सर हमारे बीच में है। अच्छा, परमार सर भी आज हमारे बीच में है जी। तो ऐसे कई नाम जिनको देखकर ना एक अलग खुशी होती है। गजेंद्र सर एमपी से, वाह। नीलम देवी मैम, वाह। ऐसे ऐसे नाम देखकर ना, अनिता मलिक मैम भी है वेस्ट बंगाल से। तो कुछ ऐसे नामों की सूची में इसलिए भी देखता हूँ स्क्रॉल करके कि ऐसे महत्वाकांक्षी लीडर, ऐसे बड़ी सोच रखने वाले इस पीवीसी मेटा के संदर्भ में कितने लोगों की संख्या है। क्योंकि आज जिस सफर को हम लोगों ने तय किया है, 28 जुलाई से लेकर अभी तक का ये जो सफर है पीवीसी मेटा का, जिसमें हम सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग को सम्मिलित किए हैं। 28 जुलाई से पहले जैसे ही नोटिफिकेशन आया था 28 जुलाई से पहले मुझे याद है वो संध्या का समय, जब मैं किसी जगह बैठा था और नोटिफिकेशन जैसे ही प्रक्षेपित हुआ कि हमारा पीपल हमारा क्रिप्टो की दुनिया में प्रवेश कर रहा है और इस क्रिप्टो की दुनिया में प्रवेश के पश्चात 3 चरणों से होकर गुजरना होगा, जिसमें हम सबसे पहला चरण सीड फंडिंग के लिए करेंगे और उसके बाद टोकन फार्मिंग होगा। और इस तरह की कुछ बातें हम लोगों ने नोटिफिकेशन में पढ़ी थी। प्रतीक्षा था हमें उस दिन से ही। याद कीजिएगा अगर वो दिन, तो बड़ा खुशनुमा सा दिन, जब याद आएगा कि आखिर ये सीड फंडिंग होगा क्या। बहुत बार क्या था ना कि हिंदी में उस नोटिफिकेशन को पढ़ा गया, इंग्लिश में पढ़ा गया, तो सीड फंडिंग होगा। तो सीड फंडिंग को हिंदी में देखा गया तो बीजों का कुछ रोपण से संबंधित आ रहा था, टोकन फार्मिंग खेती से संबंधित था। बहुत सी चीजें जो है ना वो सिर के ऊपर से भी पार हो रही थी कि आखिर ये चलेगा क्या। लेकिन एक लाइन जो थी ना, वो एक लाइन जो था बड़ा मोटिवेशनल लाइन, कि धीरे धीरे आप इसके आदी हो जाएंगे और आपको इसकी आदत सी पड़ जाएगी। कुछ ऐसा ही सांकेतिक रूप में लिखी गई थी नोटिफिकेशन में कि हम इसको करते करते धीरे धीरे इससे परिचित हो जाएंगे। तो जब ठीक ही भाई, ट्रस्ट वॉलेट से होगा, मेटामास्क से होगा, ये 2 तरह के ऐसे वॉलेट्स का इस्तेमाल करेंगे हम, और हम लोग परिचित बिल्कुल नहीं थे। मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों की संख्या होगी जो क्रिप्टो की दुनिया से परिचित होंगे, ट्रस्ट वॉलेट से परिचित होंगे, मेटामास्क से इससे पहले परिचित होंगे। कुछ प्रतिशत हो सकता है परिचित हो। और जब ये सूचना मिली कि भाई डैप्स, DAPP ऐसा कुछ नाम था लिखा हुआ, डैप्स जिसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम ब्रॉज करके और BNB एज ए गैस चार्ज के रूप में इस्तेमाल करके हम सीड फंडिंग की प्रक्रिया में अपना भागीदारी करेंगे।
ये पल को अगर याद कीजिएगा, 28 जुलाई से पहले की ये बातें हैं, क्योंकि 28 जुलाई को तो लॉन्च हुआ था और 28 जुलाई से पहले की बातें थी। तो लोगों ने विश्वास करके लोगों ने ट्रस्ट वॉलेट बनाया, लोगों ने BUSD रखा अपने वॉलेट में, लोगों ने BNB भी रखा अपने वॉलेट में, और ये सफर की शुरुआत हुई 28 जुलाई को। और 28 जुलाई को कुछ प्रतिरोध को भी झेलते हुए, ये चीजें आपको पता है, मैं उस पर ज्यादा भी डिस्कस नहीं करूंगा। और इस तमाम प्रतिरोध को झेलते हुए भी सिस्टम में लोगों ने प्रवेश किया, सीड फंडिंग की, और सीड फंडिंग के पश्चात धीरे धीरे जैसे जैसे इसके वेबसाइट पर, इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं pvcmeta.io का, इसकी वेबसाइट के माध्यम से हम लोगों ने सीड फंडिंग की, और दिन प्रतिदिन सीड फंडिंग की जो रफ्तार बढ़ते क्रम में लगातार बढ़ते जहां पर एक पीवीसी मेटा की खरीदारी $1 से $1.5, $1.25, $2, $2.25, ऐसे बढ़ते ये रेट बढ़ता चला गया। एक चीज हम लोगों ने बहुत नोटिस किया उसमें कि हमारे प्रोजेक्ट में सिस्टम के माध्यम से एक बातों का बार बार ये घोषणा किया जा रहा था कि आपको अपने लाइफ में बेहतर फाइनेंशियल सुविधा प्राप्त करने के लिए, बेहतर बेनिफिट प्राप्त करने के लिए आपको सीड फंडिंग में जरूर से जरूर भाग लेना चाहिए। इस बात को नोटिफिकेशन के माध्यम से कई बार लोगों तक पहुंचाया गया, कई बार इस बात को बताया गया कि अगर आप बेहतर चाहते हैं तो आप सीड फंडिंग में अवश्य भाग लें। एक वक्त था जब 28 तारीख को जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी, उसके पश्चात ही एक और सूचना मिलने लगी थी कि कम से कम आप मिनिमम नहीं भी होता है तो 50 BUSD से भी सही, लेकिन सीड फंडिंग में भाग जरूर लें और अपने DP को भुनाएं। और इस क्रम में लगातार बढ़ते आपको वो सफर याद आएगा। तो एक वक्त ऐसा भी आया जब हम तृतीय चरण में प्रवेश करने लगे, और वो वक्त था 8 सितंबर का 2022। तो 8 सितंबर 2022 को हम लोगों ने टोकन फार्मिंग का आगाज किया, स्वागत किया। और टोकन फार्मिंग के क्रम में जो चीजें देखने को मिली कि क्राइटेरिया बनाई गई वहां पर, और क्राइटेरिया मार्केटिंग प्लान का एक हिस्सा है। मैं हमेशा से कहता हूं कि मार्केटिंग प्लान, क्योंकि मंच हमेशा से आपके बीच में प्रदर्शित करती रहती है कि आप किस प्रकार से मार्केटिंग प्लान को फॉलो करते हुए, जहां पर हमको टीम बनाते हुए एक बेहतर फार्मिंग लेवल तक पहुंचकर अपनी स्पीड को गेन कर सकते हैं। तो ये मार्केटिंग प्लान, ये मंच हमेशा से आपके बीच में दिखाते रहते हैं। बड़े बड़े लीडर के माध्यम से कुछ PDF के माध्यम से या कुछ ऐसी जानकारियां साझा होती रहती है मार्केटिंग प्लान से संबंधित। तो मैं बात कर रहा था कि सीड फंडिंग मिनिमम सिस्टम ने ये कहा कि भाई कम से कम नहीं BUSD से तो सीड फंडिंग करके जरूर आना चाहिए और आपको अपने DP को भुना लेना चाहिए। दूसरी चीज, जहां पर जिनकी सोच बड़ी, जिनका विश्वास बड़ा इस सिस्टम के प्रति, उन्होंने बड़े बड़े राशि से, बड़े बड़े BUSD से अधिक मात्रा में सीड फंडिंग की, और स्टेकिंग ऑटोमेटिकली लगता था सीड फंडिंग के पश्चात, बाई करने के पश्चात। और उसका नतीजा ये है कि आज भी हम अपने लगाए गए सीड फंडिंग से 0.25% एज ए स्टेकिंग रिवॉर्ड प्रत्येक दिन प्राप्त कर पा रहे हैं। 0.25%। जी हाँ साथियों, और 0.25% की प्राप्ति तो हो रही है। और आज सफर देखा जाए तो 28 जुलाई से लेकर आज टोटल 18 तारीख का, ये 18 जून का सफर है। 18 जून मतलब करीब करीब ये अगले आने वाले 10 दिनों में ये 11 महीने का सफर हो जाएगा। जी हाँ, और इस 11 महीने के सफर में हम लोग इसके आदी भी हो गए हैं। जैसा कि कहता था सिस्टम कि आप धीरे धीरे इसको करते करते इससे आप फैमिलियर हो जाएंगे, इससे परिचित हो जाएंगे, और सब कुछ आपको आसान सा लगने लगेगा। साथियों, सीड फंडिंग में स्टेकिंग का जो कॉन्सेप्ट था, जहां पर आपके लगाई गई स्टेकिंग का 0.25%
आपको प्राप्त होना, जिसकी कैलकुलेशन अगर हम निकाल के देखें तो करीब जितना स्टेकिंग पे लगाया गया है वो 400 दिनों की सफर में प्राप्त हो जाता है। इसको अगर हम लोग डिवाइड करके देखेंगे तो पता ही चल जाएगा कि जितना हमारे पास स्टेकिंग लगा है उसका 0.25% अगर पर डे आ रहा है तो पूरा का पूरा लगा हुआ स्टेकिंग हमें 400 दिनों में प्राप्त हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि 11 महीनों के सफर होते होते यानी कि करीब 300 प्लस दिन क्रॉस हो चुका है। आज 18 जून है तो 18 जुलाई यानी अगले आने वाले 10 दिनों के बाद ये पूरे के पूरे 330 दिन के सफर को तय कर लेगा। और आज मैं समझता हूं कि 320 दिन का सफर हो चुका है। जी, 320 दिनों का सफर हो चुका है। तो सीड फंडिंग हम लोगों ने की है और ऐसा नहीं है कि हम जिस दिन सीड फंडिंग किए अब उसके बाद हम सीड फंडिंग नहीं करेंगे। मैं सीड फंडिंग को हमेशा से एक फैक्ट्री मशीन, एक मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट के रूप में इसको हमेशा से देखता हूँ कि सीड फंडिंग हमारे इस प्रोजेक्ट का, हमारे इस व्यापार का, हमारे इस धंधे का एक प्रोडक्शन हाउस है, एक फैक्ट्री है वो, जहां से हमारे प्रोडक्ट क्रिएट होता है। देखिए, पॉडवाइन पीवीसी मेटा जो है वो पूरी तरह से एक व्यापार है और हर एक व्यापार में आपने एक चीज का ध्यान दिया होगा कि व्यापार में कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट होता ही है। किसी भी व्यापार में आप किसी के भी व्यापार को उठा के देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड लेवल में तो हर एक व्यापार में कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट होता ही है। एजुकेशनल सिस्टम में अगर हम जाके बात करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन जो है वो ही प्रोडक्ट है। उसी प्रकार से अगर डॉक्टरी पेशा की बात करेंगे तो डॉक्टरी पेशा में जो हमारा अनुभव है, जो एक्सपीरियंस होता है डॉक्टर्स का, वो उनका प्रोडक्ट है। तो अगर मैं इसको आसान सी भाषा में कहूं तो सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए तमाम चीजें जो है, जिसमें प्रोडक्ट की बात की अगर चर्चा निकल के आएगी तो उस इंडस्ट्री का जो सर्विस प्रोवाइड होता है वो उसका प्रोडक्ट है। आप एग्जांपल्स में जैसे मैंने अभी बताया कि एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन जो है वो प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें अगर हम डॉक्टरी पेशे का तो उसमें एक्सपीरियंस जो है वो प्रोडक्ट है। अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के ऊपर अगर बातचीत कर लें, मान के चलिए कि कोई अगर बिस्किट बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, तो चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री है, कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री है, तो कपड़ा, चॉकलेट, बिस्किट ये उसका प्रोडक्ट है। और किसी न हर व्यापार में कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट होता ही है। तो ऐसा मैं समझता हूँ, ये मेरी इंडिविजुअल खुद की बात हो सकती है कि इस पीवीसी मेटा की इस बिजनेस में हमारा जो प्रोडक्ट है वो पीवीसी मेटा है। अच्छा, पीवीसी मेटा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी तरह से देखा जाए तो जिस दिन से इसका जन्म हुआ, जिस दिन से ये हमारे बीच में आया, एक बच्चा के रूप में, एक कच्चे माल के रूप में आया। जैसे आज हम पीवीसी मेटा को अलग अलग कुछ एक एक्सचेंजों पे देख पाते हैं, कॉइन मार्केट कैप पर इसको हम देख पा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो धीरे धीरे ये पक्का माल बनता चला गया। आया तो था तो कच्चा माल था। कुछ लोगों ने इसके ऊपर कुछ बातें भी हो सकता है कि आपने सुनी होगी। तो पीवीसी मेटा जब सबसे पहले जब आया तो एक कच्चे माल के रूप में था, जहां पर हम बीयूएसडी देते थे और उसके बदले में हमको पीवीसी मिलता था। और पीवीसी की कोई वैल्यू नहीं थी उस वक्त उस तरीके का कि किसी एक्सचेंज पर वो दिख जाए और किसी एक्सचेंज के माध्यम से हम इसको किसी भी अदर कॉइन में कन्वर्ट कर पाए, वेब20 के किसी अदर कॉइन में कन्वर्ट कर पाए। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे इसको डाबर लाल तेल लगाया गया, जैसे जैसे इसको मालिश की गई और मालिश करने के पश्चात इसका विकास हुआ और विकास के पश्चात ये एक्सचेंज पर आया और आज हमारे कॉइन मार्केट कैप पर भी है। तो एक कच्चा माल पक्का माल बनते चला जा रहा है और आज इसकी जो लाइव वैल्यू हम देखते हैं वो वैल्यू है $11 से अधिक का, 11 USD से अधिक का। तो समझिए कि एक कच्चा माल को पक्का माल बनाया गया है इस पूरे व्यापार में। और मैं बात कर रहा था कि व्यापार में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होता है और प्रोडक्ट हमारा जो है वो पीवीसी मेटा है। तो
जिसकी एक लंबी ग्रोथ हुई है पिछले 11 महीने में। अगर मैं ऑन एन एवरेज भी बताऊं तो पिछले 11 महीनों के सफर में ये 11 गुना की का सफर तय किया है। 11 महीने आज टचिंग हो रही है अगले 10 दिनों के बाद, तो 11 गुना की इसकी वैल्यू हुई है। और ये तो हो गया सीड फंडिंग का। लेकिन क्या लगता है कि सीड फंडिंग जो है, जिसको मैंने अभी एक प्रोडक्शन हाउस, एक मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट का नाम लिया, क्या हम सिर्फ एक बार मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट में या एक बार मैन्युफैक्चरिंग हाउस में अगर एक बार हमने प्रोसेस लगा दिया है तो क्या उसी पर आश्रित रहना चाहिए? सीड फंडिंग एक दौर है जहां पर आप देखिए कि अगर आपकी जो स्टेकिंग रिवॉर्ड आपने जो प्राप्त की है वो धीरे धीरे वो कम होता चला जा रहा होगा। ये बात अलग है कि आपके पास डीपी था तो आपके डीपी भी जो है वो पीवी से कन्वर्ट हो रही है, और कन्वर्ट होने के बाद वो भी धीरे धीरे रिडीम होकर वापस आ रहा है। उसकी अलग अलग कैलकुलेशन है, खैर चर्चा उस पर नहीं करेंगे। लेकिन मैं चर्चा आज करने वाला हूं कि हमारा प्रोडक्शन हाउस चलता कैसा रहा है। हमारा जो कारखाना है, स्टेकिंग पे लगा हुआ हमारा कारखाना ही है। हमने 50, 100, 500, 1000, 5000 जितना भी बीयूएसडी से स्टेकिंग पे सीड फंडिंग किया है, वो आज अपनी सफर को तय करते करते 320 दिनों का सफर तय कर लिया है। आने वाले 80 दिनों की इस सफर में पूरे के पूरे 100% आपको प्राप्त हो पा जाएंगे। और 50% रिवॉर्ड की जो बात थी, जो हम लोगों ने शुरुआती दौर में देखा था कि जितनी की आप खरीदारी करेंगे उसका 50% आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो आने वाले वक्त में शायद स्टार्ट हो। मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट है। लेकिन 50% जो रिवॉर्ड की बात आती है तो शायद आने वाले वक्त में वो आए, और वो वक्त जब आएगा तो 200 दिनों की सफर वो और भी तय करेगी। लेकिन हमें ध्यान देना पड़ेगा एक बार फिर से कि हमारा सीड फंडिंग जो है वो अब मात्र उसमें 80 दिनों का ही माल बच रहा है। कहते हैं ना कि अब कुछ प्रोडक्शन में आप इसको लेके देखिए तो मान के चलिए कि एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री से जब माल तैयार हो रहा है तो एक समय के बाद वो खत्म होने वाला है। मतलब करीब करीब जितना हम लोगों ने उस दिन किया था सीड फंडिंग वो अब खत्म होने वाला है। बाकी डीपी का होगा वो अलग बात है, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल बीयूएसडी से किया गया था जो सीड फंडिंग वो तो खत्म होने वाला अगले 80 दिनों में। तो हमें देना पड़ेगा, उसमें फिर से इनपुट वैल्यू देनी चाहिए। आपने कभी आटा मिल चक्की में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आटा मिल चक्की में जब ऊपर से गेहूं डाला जाता है तो एक पल के लिए पूरा का पूरा गेहूं उस पूरे बॉक्स में भरा हुआ ऊपर से भी दिखता रहता है। धीरे 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 वो नीचे आता है और उस गेहूं का आटा में रूपांतरण होता है, और फिर देखते हैं कि वो पूरा का पूरा ऊपर में जो जहां गेहूं था वो खत्म हो गया, दोबारा फिर से गेहूं डालते हैं तब जाके वो आटा में तब्दील होता है। तो सीड फंडिंग एक प्रक्रिया है और मैं समझता हूं कि हमारा सीड फंडिंग खत्म होने वाला है, तो शायद एक बार हमें इसके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा कि टोटल जो सप्लाई है हमारा पीवीसी का 1.5 बिलियन का, समझिए तो 1.5 बिलियन अलग अलग तरीके के गोदामों में रखा हुआ है। मान के चलिए एक एग्जांपल से एक अनुमान लगा के चलते हैं, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट तो हमारा पीवीसी है और पीवीसी की संख्या कितनी है, 150 करोड़। तो 150 करोड़ हमारा पीवीसी है जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट का एक प्रोडक्ट है। तो इसको कहीं ना कहीं एक कच्चे माल के रूप में एक स्लॉट वाइज करके रखा गया होगा, एक तरीके का गोदाम में रखा गया होगा। सपोज मान के चलिए 150 करोड़ पीवीसी, और इस प्रकार से 15 तरह के गोदामों में रखा गया है, और हर एक गोदाम में करीब करीब 10-10 करोड़ पीवीसी है। एक अनुमान सोचिए एक व्यापार की तरह से कि 10 करोड़ पीवीसी एक गोदाम में, दूसरे गोदाम में फिर 10 करोड़ पीवीसी, तीसरे गोदाम में फिर 10 करोड़ पीवीसी, चौथे गोदाम में फिर 10 करोड़ पीवीसी, और इसी प्रकार से टोटल 15 गोदाम, और हर एक गोदाम में 10 करोड़ पीवीसी रखा हुआ है, यानी कि टोटल पीवीसी की संख्या होती है 150 करोड़। और हम इस व्यापार में एक एक पीवीसी को गोदाम से निकालने की आवश्यकता है। एक एक पीवीसी को गोदाम से जब तक निकालेंगे नहीं, मार्केट में फैलाएंगे नहीं, तब तक हमारे पीवीसी की जो उछाल की हम लोगों ने कल्पना कर रखी है
वो शायद काल्पनिक ही रह जाए। हमें इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है और ये काम पॉसिबल तभी होगा जब हम एक बार सीड फंडिंग की संख्या को बढ़ाएंगे। या तो सीड फंडिंग की संख्या हम नए लोगों के साथ मिलकर बढ़ाएं, नई कम्युनिटी को बढ़ा के कराएं, और कम्युनिटी तो बनाना ही पड़ेगा साथियों, बिना कम्युनिटी का तो कोई खेल ही नहीं है। अब आप सोचिए कि कम्युनिटी, या तो हम जो कम्युनिटी ऑलरेडी बन चुके हैं, करीब करीब 1,30,00,000 की हमारे पीवीसी मेटा होल्डर्स की संख्या दिखती है। हम इतने कम्युनिटी मिलकर या तो फिर इसके ग्रोथ को और ऊपर लेके जाएं, साथ ही साथ नए लोगों की भागीदारी भी कराकर इसकी रेट में एक हम उछाल ला सकते हैं। क्योंकि आपको शायद याद होगा कि एक नोटिफिकेशन था, उसमें भी ये बातें लिखी गई थी, और मैं बातें नोटिफिकेशन की ही करता हूँ। एक नोटिफिकेशन थी जिसमें ये लिखी गई थी, रिसेंटली नोटिफिकेशन है कि आपके द्वारा खरीदा हुआ एक पीवीसी टोकन इस टोकन्स की ग्रोथ में योगदान दे सकता है और इसकी रेट की स्टेबिलिटी में एक सहयोग आपका दे सकता है। तो स्टेबिलिटी तो है, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी में हमें ध्यान देना होगा। हमारा पीवीसी कहीं ना कहीं हमारे पिछले दुनिया से पिछड़ा है। क्यों पिछड़ा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इस पूरे व्यापार की दुनिया में व्यापार के दृष्टिकोण वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, व्यापार वाले चश्मे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मैंने जहां तक मैंने देखा है कि लाइव $15 पे स्थिर रहता था पीवीसी, 17 भी टच किया था, 15 पे, लेकिन ये स्थिर रहता था और आज 11 पे ये स्थिर है। इट मीन्स कि हमें और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत इन द सेंस कम्युनिटी बढ़ाने की आवश्यकता है, और कम्युनिटी हमारा तभी बढ़ पाएगा जब हम नेटवर्क इंडस्ट्री के पूरे सिद्धांतों पर रहकर एक टीम बिल्डअप के ऊपर काम करेंगे, टीम डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, टीम के ग्रोथ के ऊपर काम करेंगे, तब जाकर ये पॉसिबल है। साथियों, ये तो था हमारा प्रोडक्ट की बात कि हमारा प्रोडक्ट है पीवीसी, अलग अलग गोदामों में है और हमें अपने गोदामों से प्रोडक्ट को निकालना पड़ेगा, मार्केट में फैलाना पड़ेगा और हर एक के लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। तब जाकर एक वक्त ऐसा आएगा कि डिमांड और सप्लाई का ये जो चेन है, जिसमें लिमिटेड डिमांड, लिमिटेड सप्लाई और अनलिमिटेड डिमांड जिस दिन बढ़ जाएगा, उस दिन हमारा पीवीसी का रेट हमारे पहुंच से भी ऊपर जाएगा, जिसको छू पाना भी हमारे तब आम लोगों की बस की बात नहीं होगी। तो बिजनेस उठाने की आवश्यकता है हम लोगों को। एक तो हो गई बात सीड फंडिंग की। बात अगर करें टोकन फार्मिंग का, तो 8 सितंबर से 8 सितंबर को स्टार्ट किया हुआ टोकन फार्मिंग, जिसमें इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि टोकन फार्मिंग का नजरिया हमें बदलना पड़ेगा। टोकन फार्मिंग का नजरिया इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने इस चीज को फील किया है आसपास के बाजारों में, लोगों से संपर्क करने के पश्चात। तो टोकन फार्मिंग भले ही पीवीसी से होता हो, लेकिन टोकन फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बीयूएसडी पर है। हम बीयूएसडी खरीदते हैं और बीयूएसडी को खरीद कर उसको पीवीसी में तब्दील करते हैं और तब जाकर हम टोकन फार्मिंग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पीवीसी से फार्मिंग करते हैं, बल्कि इसका मतलब ये कि हम बीयूएसडी से फार्मिंग करते हैं। साथियों, यहाँ पर नजरिया थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। और आज नजरिया में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज हमारा पीवीसी जो रेट है, वेबसाइट के अंदर झांक के देखते हैं तो 12.3050 का जो लाइव रेट अभी दिखता है वेबसाइट पर, ये स्थिर रेट है। और स्थिर रेट जो है वो हमारे लिए सिस्टम का एक बहुत बड़ा समझिए तो वरदान है ये, कि सिस्टम के माध्यम से ये रेट को स्थिर अभी रखा गया है, जहां से हम फार्मिंग करके अपने फार्मिंग फंड को इंक्रीज कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी चीज है सिस्टम के हमारे पास एक गिफ्ट के रूप में, यहाँ पर रेट रुका होने से हमको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल पा रहा है। आप याद कीजिए वो दौर जहां पर फार्मिंग होता था और फार्मिंग होने के पश्चात जब रिलीज होती थी और एक तरफ सीड फंडिंग से रेट में इसकी बढ़ोतरी भी होती थी। तो हमारा फार्मिंग जो है वो आज के डेट में हमको एक लंबा बेनिफिट दे रहा है। और आज इस फार्मिंग के इस कॉन्सेप्ट पर, जहां पर हम बीयूएसडी फार्मिंग करते हैं,
मैं हमेशा से इस बात को हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि हमारी जो फार्मिंग है ना, वो पीवीसी से होती है, लेकिन फार्मिंग हमेशा बीयूएसडी की वैल्यू से होती है। और आपकी जो ग्रोथ होगी, जो आपको अमाउंट मिलेगा, वो भी अमाउंट आपको बीयूएसडी के ग्रोथ पे मिलेगा, बीयूएसडी से प्राप्त हो पाएगा। बात अलग है कि हम बीयूएसडी को पहले पीवीसी बनाते हैं और तब जाके फार्मिंग करते हैं। तो साथियों, फार्मिंग की क्राइटेरिया जो है, इस क्राइटेरिया में कम्युनिटी की आवश्यकता बहुत पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि फार्मिंग हम अकेला करेंगे तो हमें एक बहुत बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करने का आवश्यकता होगा। और हमेशा से आपने भी सुना होगा कि हम इस दुनिया में, इस क्रिप्टो दुनिया में रहकर जो इनकम जनरेट करेंगे, वो इनकम का जनरेशन, मतलब उस इनकम की जो उत्पत्ति होगी, वो हमारे कम्युनिटी के ऊपर भी होगी। हम कम्युनिटी कितना डेवलप कर रहे हैं। आखिर फॉर्मूला होता है एक, और उस फॉर्मूला को हम लोगों ने देखा है वेबसाइट पर, जहां ये बताया जाता है कि मिनिमम आप अगर 100 बीयूएसडी से फार्मिंग करते हैं तो आपको आपकी फार्मिंग का 0.25% पर डे रिलीज किया जाएगा। और इस प्रकार से आप जितने रिलीज करने के बाद प्राप्त कर पाएंगे, उसका 85% पीवीसी में तब्दील होगा और बाकी का 15% जो है वो आपका दोबारा से री इन्वेस्टिंग में जाएगा, री फार्मिंग में जाएगा, सीड वैल्यू में जाएगा। अब आप गौर कीजिए साथियों, ये चीज नए साथियों को मुझे शायद लगता है नहीं पता हो, लेकिन पुराने जितने भी हमारे लीडर हैं वो सब इस चीजों से भली भांति परिचित हैं। एक व्यक्ति अकेला अगर फार्मिंग करे तो अकेला फार्मिंग करके कितना कर सकता है? हाँ, उसके लिए उसको अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कैपिटल बढ़ाकर हम यहाँ पर एक बड़ी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। शुरुआती दौर में कुछ चीजें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए एक मिथ्य साबित रह गया कि हम फार्मिंग करके आखिर कैसे जनरेट कर सकते हैं इनकम। देखिए, फार्मिंग जो है ना, वो हमारे द्वारा लगाया गया फंड को ही हमको 200% करके देता है। 200% करके देने का मतलब, मैंने कई बार लोगों से सुना था कि 200% करने का मतलब कि अगर हम 8 पीवीसी से फार्मिंग कर रहे हैं तो मुझे 16 पीवीसी मिलेगा, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। तो बहुत सी चीजें जो है वो समय के साथ साथ लोगों को सब समझ में आया, सीखने को मिला। लगातार जो मंच पे बने रहते थे वो समझ पाए। हम फार्मिंग करते हैं बीयूएसडी से और हमें हमारी फार्मिंग का 200% प्राप्त होता है हमारे बीएसडी वैल्यू का। और वो जो 200% की जो प्राप्ति होती है, उससे हम 85% का पीवीसी बनाते हैं और बाकी का 15% हमारा फिर से री इन्वेस्टिंग में जाता है। हुसैन सर की एक बात को मैं सुन रहा था, में उन्होंने बड़ी बेहतरीन बातें बताई थी कि आप फार्मिंग या तो खुद के इन्वेस्टमेंट से करके बड़ा प्राप्त कर सकते हैं, या तो अगर खुद के इन्वेस्टमेंट से अगर पॉसिबल नहीं है तो टीम बनाकर कर सकते हैं। लेकिन एक बात सोचिएगा साथियों, खुद का इन्वेस्टमेंट भी करेंगे ना तो बड़ा ये पेचीदा मामला है, क्योंकि इसमें स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। अगर हम सिर्फ खुद के इन्वेस्टमेंट से चाहें कि हम फार्मिंग करके एक बहुत बड़ा इनकम जनरेट कर पाए पर डे के हिसाब से, तो स्पीड तो मिल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हम 5 लोगों का हम टीम नहीं बनाएंगे तो मेरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। हमारे लेवल 1 में लोग नहीं जाएंगे तो हमको जो 20% का स्पीड मिलता है उनके गेन से 19% का जो स्पीड मिलता है वो नहीं मिल पाएगा, 18% का जो स्पीड मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। तो नतीजा ये साफ है कि हम तमाम लोगों को पीवीसी मेटा प्रोजेक्ट बिजनेसमैन बनाने आया है, और वो कह रहा है कि आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट करके पैसे बनाते हैं, अच्छी बात है। फार्मिंग करते हैं, वहां से जो प्रॉफिट गेन करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आपको इस व्यापार की दुनिया में, इस बिजनेस की दुनिया में लोगों को लाना ही होगा। लोगों को लाने के लिए आपको मार्केट्स में निकलना पड़ेगा, लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा और लोगों को इस क्रिप्टो जगत के इस नई आधुनिक दुनिया में प्रवेश कराना पड़ेगा। मिनिमम 5 का स्लॉट है कि 5 लोगों के साथ काम करेंगे, 10 लोगों के साथ करेंगे, 15 लोगों के साथ करेंगे, और
कोशिश करेंगे कि 20 लोगों तक हम जाएं, क्योंकि एनी हाउ अगर हम अपने गाड़ी को टॉप गियर पे चलाना चाहते हैं, यानी कि 1.25% की स्पीड पे जाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पे किसी भी हालत में 20 डायरेक्ट की दरकार है, और बिना 20 के आप इस व्यापार में अपनी एक मुकाम नहीं पहुंचा पाएंगे, उस स्पीड को चाह के भी नहीं ले पाएंगे अगर आप 20 नहीं करते हैं तो पूरा का पूरा कैलकुलेटिव प्लान है, और इस पूरे कैलकुलेटिव प्लान को हम टीम के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि हमें हमेशा इस बात का ध्यान देना होगा कि हम टीम कैसे डेवलप करें, और टीम डेवलप करके उस टीम के साथ हम टीम मैनेजमेंट के माध्यम से टीम स्किल सिखाकर, लीडरशिप स्किल सिखाकर उनके साथ एक बड़ा व्यापार कैसे खड़ा करें, क्योंकि जहां पर लोग नहीं होंगे ना, वहां पर व्यापार करना मुश्किल है। जहां लोग नहीं होंगे वहां व्यापार करना मुश्किल है, क्योंकि व्यापार में लोगों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जन और धन, हमेशा से कहता आता हूं मैं हमेशा कि जन और धन की आवश्यकता है, और धन तो हम लगा लेते हैं अपने बलबूते, लेकिन जन के लिए हमें लोगों से संपर्क बनाना पड़ेगा, लोगों तक अपनी पहुंच बनानी ही पड़ेगी। ये तो बात है फार्मिंग का। अब फार्मिंग की क्राइटेरिया पे अगर हम आकर देखें तो सबसे पहला है कि 0.25% नॉर्मल सा है, सबके लिए है। जैसे गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं ना, तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद अगर एक बार आप न्यूट्रल से हटाइएगा गाड़ी को, आप एक्सलेटर नहीं भी देंगे, आप फोर व्हीलर में नोटिस कीजिएगा, आज के डेट में BS6 गाड़ी में भी नोटिस कीजिएगा, तो एक्सलेटर नहीं भी देंगे ना, तो बस सिर्फ न्यूट्रल से हटाने के बाद ही गाड़ी नॉर्मल स्पीड में बढ़ने लगती है। सेम हमारा पीवीसी मेटा भी है। अगर हम एक बार फार्मिंग करते हैं, खुद की सिर्फ फार्मिंग कर देते हैं, अगर हम कुछ भी लोगों के साथ नहीं आते हैं, टीम क्रिएट नहीं करते हैं, तो ऑटो मोड है कि सिस्टम कहता है कि भाई आपको हम आपके फार्मिंग की वैल्यू का 200% तो दे ही देंगे, और आपकी जो नॉर्मल स्पीड है 0.25% वो आपको मैनुअली देंगे ही देंगे। लेकिन कब तक इस पर रहेंगे हम? हमें जरूरत है अपने स्पीड को बढ़ाने की, और ये स्पीड हमारा बढ़ेगा कब? जब हम अपने डायरेक्ट में कम से कम 5 लोगों को लेकर आएंगे, मिनिमम कम से कम 5 लोगों को अपने डायरेक्ट में लेकर आएंगे, और उन 5 लोगों के साथ एक रणनीति बनाकर, क्या रणनीति? तो खुद की अपनी फार्मिंग वैल्यू मिनिमम एक्टिव 500 BSD के रखें, और अपने साथ आए हुए तमाम लोगों की एक्टिव फार्मिंग भी 500 BSD के रखें। तब जाकर, मिनिमम ये बता रहा हूँ साथियों, तब जाकर हमारी जो स्पीड है वो हम गाड़ी को 2 नंबर पे लेकर आएंगे, क्योंकि 1 नंबर पे तो पहले ही है बाय डिफॉल्ट। अगर मिल रहा है हमारा 0.25% तो वो 1 नंबर गया नहीं है, न्यूट्रल हट गया है। सीट फंडिंग पे है, मतलब न्यूट्रल पे है, फार्मिंग कर दिए हैं तो न्यूट्रल हट गया, 1 नंबर पे आ गया है। 2 नंबर पे लाइएगा तो आपने आप याद कीजिए, हमारा जो फार्मिंग पेज खोलते हैं और रेफरल रिवार्ड खोलते हैं ना, तो उसमें क्राइटेरिया 1 का नाम ही नहीं है, वो क्राइटेरिया 2 से स्टार्ट किया है। 1 का मतलब क्यों? बाय डिफॉल्ट है। तो गियर एक बार लगा 1 नंबर पे, वो बाय डिफॉल्ट है। 2 नंबर पे लगाने के लिए 500 BSD की सेल्फ फार्मिंग, एक्टिव फार्मिंग होनी चाहिए, और 500 BSD की कम से कम अपने 5 लोगों के साथ भी करेंगे, तब जाकर ये स्पीड 0.5% का होगा। एक बात मैंने नोटिस किया है, मैं वो चीजें भी जरूर शेयर करूंगा। कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग बताते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मेरे डायरेक्ट में 500 BSD की फार्मिंग मैंने करवा दी है। 500 छोड़िए ना, 700-800 करवा दिया है मैंने अपने डायरेक्ट में 5 लोगों का, और मेरी भी खुद की 2000-3000 की फार्मिंग है। लेकिन क्या है ना कि मेरा स्पीड जो है वो 0.5% पे नहीं आया है। तो गलतफहमी क्या हो जाती है ना कि वो समझेंगे, उनको लगता है कि जैसे फार्मिंग जो रेफरल रिवार्ड मिलता है ना, वो रेफरल रिवार्ड अगर $5 मिल रहा है तो वो $10 मिलना चाहिए। एक्चुअल तो होता नहीं है ऐसा। एक्चुअल क्या होता है कि आपकी जो रेफरल रिवार्ड आपको पर्सनल मिल रही है, पर्सनल आपकी रेफरल रिवार्ड होती है, उस रेफरल रिवार्ड पर्सनल वाली में बढ़ोतरी होता है, ना कि पूरे के पूरे टीम का बढ़ोतरी होता है। अगर प्राप्त हो पा रहा था, मान के चलिए 500 है, तो 500 का 0.25% जो प्राप्त होता है कितना आएगा? $1.25 आता है, 1.25 BSD होगा।
तो उसमें आपका ग्रोथ हो जाएगा 500 का 0.5%। तो ये चीजों के लेकर कुछ लोगों के साथ समस्या हो जाता है। एक बार कैलकुलेटर को निकाल के मैं देखता हूँ कि 500 का 0.5% मतलब कि 2.5 BST। इससे पहले कितना मिल रहा था? 500 का 0.25% तो 1.25, मतलब अगर खुद की सिर्फ 500 की है तो 1.25% मिल रहा है, और 5 लोगों की भी कम से कम 500 की करा दिए तो अपने खुद की फार्मिंग का प्राप्त हो पाता है 0.5%, जिसकी प्रत्येक दिन की रिलीजिंग अमाउंट होता है 2.5 BSD के। इसके अलावा जो हमारे डायरेक्ट के जो लोग हैं जिन्होंने फार्मिंग किया है, उनको जितना प्राप्त हो रहा है उसका 20% मिलता है। ये तो होता है। तो कुछ चीजों में ऐसे कंफ्यूजन को मैंने नोटिस किया कुछ लोगों के साथ। मैं जानता हूँ इस मंच पर ऐसे बहुत से लीडर हैं जिनकी फार्मिंग जो स्पीड है ना वो 0.25 तो छोड़ दीजिए, वो तो नॉर्मल सी बात है, और 0.5 को छोड़ दीजिए, लोग 0.75 पे पहुंचे हुए हैं, और लोगों की जो रेस है वो 1% पे पहुंचने की भी है। क्राइटेरिया के ऊपर बहुत ज्यादा मैं बातचीत नहीं करने वाला, क्योंकि ये मार्केटिंग प्लान का साथियों हिस्सा है, और मार्केटिंग प्लान तो हम लोग हमेशा देखते हैं, लेकिन हम एक टारगेट तो जरूर लेके चले कि हम कितने दिनों तक 2 नंबर गाड़ी पे चलाएंगे। 2 नंबर गाड़ी पे अगर चलेगा, गियर पे चलेगा गाड़ी, तो तेल भी ज्यादा खाएगा। तो उससे अच्छा है कि कम से कम 3 नंबर पे तो जरूर लगाएं, और 3 नंबर पे लगाने के लिए आज पूरे 320 दिनों का सफर हो गया है। तो कम से कम 1000 BSD की सेल्फ फार्मिंग और 10 लोगों के साथ मिलकर 1000 BSD की फार्मिंग करके हम अपने एक्टिव फार्मिंग को बनाए रखते हुए मिनिमम राशि में 0.75% तक पहुंच ही सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर वक्त उतना ही लग रहा है तो क्यों ना अपनी स्पीड को हम बढ़ा दिया जाए। वक्त उतना ही लग रहा है ना, आखिर समय तो उतना ही बीत गया, 1 साल का करीब करीब हमारा बीतने जा रहा है। तो ये चीजों के ऊपर हम लोगों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने अगर अपना टारगेट को पूरा कर लिया है तो अब हमें लोगों के साथ मिलकर, अपने डायरेक्ट वाले लोगों के साथ मिलकर भी टारगेट पूरा करने की आवश्यकता है। मतलब अगर वो 0.25 पे है तो उनका टीम कैसे डेवलप करेगा, उनके साथ मिलकर लगने की आवश्यकता है। हो सकता है कि बहुत से लोग जो हैं वो इस बिजनेस पे बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये एवरेज का सिद्धांत हर जगह काम करता है। तो बहुत से लोग होंगे जो कि करेंगे, बहुत से लोग होंगे जो कि नहीं करेंगे। जो नहीं करते हैं उनको छोड़कर जो करते हैं उनके साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हर वक्त एक समान सा दिन नहीं होता। हो सकता है आज वो व्यक्ति जो नहीं कर रहे हैं काम, वो कल होके काम ऑटोमेटिक करना शुरू कर दें। और हमेशा से एक बात कहते हैं दीपक सर कि दुनिया चाहे जिधर भी जा रही हो, मुझे नहीं पता, उनका एक लाइन मुझे याद है कि अगर आप रास्ते से चल रहे हैं और कुछ अवांछित पदार्थ अगर आपको दिख जाता है तो उस पर ज्यादा ध्यान न देकर आप अपने स्पीड को सिर्फ बढ़ा दें। अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा देंगे ना तो बाकी जितने भी अवांछित पदार्थ जो पड़े हुए दिख रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिक जो है वो दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम दौड़ लगाने वाले व्यक्तियों के साथ अगर हम दौड़ लगाकर आगे बढ़कर सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी जो लोग नहीं, वो ऑटोमेटिक उनकी भी नींद खुल जाती है। एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि हम जितना गेन करते हैं यहाँ पर ना, मैं हमेशा से लोगों को कहता हूँ कि इसको व्यापार की नजर से जरूर देखिए, और व्यापार की नजर में आप कोशिश कीजिए कि जितना गेन यहाँ करते हैं उस प्रॉफिट का कुछ प्रतिशत आप इस्तेमाल भी किया कीजिए, खर्च भी किया कीजिए। मैं स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से कुछ चीजें भी आपके वश में दिखाकर फिर सेशन को मैं अपनी बातें कंप्लीट करूंगा। छोटी सी कैलकुलेशन करना चाहूंगा, और छोटी सी कैलकुलेशन छोटे सोच के साथ ही करना चाहूंगा, क्योंकि ये इसलिए आवश्यक है। हर तरह के वर्ग के लोग हैं हमारे आसपास। किन्हीं के पास अल्टो है, किन्हीं के पास वैगनार है, किन्हीं के पास डिजायर है, तो किन्हीं के पास सियाज है, तो किन्हीं के पास ग्रैंड विटारा है। अब जिनके पास ग्रैंड विटारा है तो हो सकता है कि भाई अल्टो वाले के साथ भी कुछ होंगे। तो मार्केट है, और मार्केट में एक अच्छा व्यापारी वही होता है जो हर तरह के वर्ग को नोटिस करता है। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था, तनिष्क का जो डिजाइनिंग किया गया था वो इसी प्रकार से डिजाइनिंग भी की गई है। एक बड़े व्यापारी, सॉरी, एक बड़े व्यक्ति
जो शादी ब्याह के समय में आभूषणों की खरीदारी करते हैं लाखों रुपए का, कुछ ऐसे व्यक्ति जो छोटे मोटे हजारों रुपया में खरीदारी करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति जो उससे भी कम रेट की खरीदारी करते हैं। तो उसके लिए तनिष्क ने अलग अलग तरीके का ब्रांड निकाल दिया। तनिष्क का अलग अलग नाम है, जैसे तनिष्क है, जैसे मिया है। मिया जब सबसे छोटा ब्रांड है। तो हमें भी समझना होगा कि हमारे आसपास हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग में हम हर तरह के लोगों की सोच के साथ काम करें। तो पहला टारगेट कि अगर किसी व्यक्ति के पास स्क्रीन शेयरिंग हो रही होगी, मैं समझता हूं कि अगर पहला कोई हमारे बीच में कुछ लोग हैं जिनके पास अगर 10 बीएसडी, सपोज अगर मान के चलते हैं कि जिनका प्रत्येक दिन की जो फार्मिंग रिवॉर्ड का जो इनकम है वो 10 बीएसडी ही आ रहा है, तो 10 बीएसडी का मतलब क्या है कि वो रिडीम करने के लायक है कम से कम। हमारा पहला टारगेट कि हम हर एक व्यक्ति को प्रत्येक दिन रिडीम करने वाले तो जरूर बनाएं। इससे ऊपर भी आता है बहुत लोगों का, लेकिन मैं छोटे स्तर से बात कर रहा हूँ कि जिनका 10 नहीं आता है, कम से कम हम 10 पे तो फोकस करें कि हम प्रत्येक दिन कम से कम 10 बीयूएसडी को रिडीम करें। उससे क्या होगा कि 10 बीएसडी अगर रिडीम करना शुरू कर दें हम, तो महीने का मतलब 30 दिन, तो 10 गुना 30 का मतलब होता है कि महीने की टोटल जो आय है वो 300 बीएसडी की है। अब ये 300 बीएसडी में हमको पता है कि 15% जो है वो चला जाता है सीड वैल्यू में, तो 300 का 15% साइड कर दीजिए, जो कि री इन्वेस्टमेंट है, वो ऑटोमेटिक जाएगा। तो बाकी कितना बचा है, तो 85%। तो 85% निकाल के देखेंगे तो आता है 300 का 85% $255। 10 बीएसडी डेली आता है, मतलब महीने का 300 बीएसडी, जिसमें से 15% जो है वो चला जाता है री इन्वेस्टमेंट सीड वैल्यू में, तो बचता है टोटल महीने का 255 बीएसडी। अब इस 255 बीएसडी को हम मल्टीप्लाई करें अगर 95 रुपया से भी, तो उस व्यक्ति की महीने की आय 24,225 रुपया। मैं इसको कैसा कर दूं, 100 से कर देता हूँ, राउंड फिगर में आसान होगा कैलकुलेट करना, 25,500 रुपया। मतलब हमें हर तरह के वर्ग में देखना होगा कि कम से कम एक व्यक्ति की मासिक सैलरी कम से कम इतना तो जरूर बना दूं, 25,500 रुपया कम से कम बन जाए, ताकि नॉर्मल जो व्यक्ति पार्ट टाइम में व्यापार करने आए हों, या फिर बहुत ऐसे साथी हैं जो कि हमारे बीच में जॉब की तलाश में होते हैं, तो उनके साथ अगर हम इस टारगेट को सेट करें कि 25,500 रुपया, मैं 25,000 ही बोलता हूँ, 25,000 रुपया महीने की सैलरी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर अगर हम 10 बीएसडी का प्रत्येक दिन इनकम लेते हैं। तो ये प्रॉफिट की पार्ट है। अच्छा, 25,000 रुपया की सैलरी, अब इसमें से जरूरी तो नहीं है कि सब इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर अपने फंड को इंक्रीज भी करना है टाइम टू टाइम। मैं कहता हूँ 25,000 रुपए की सैलरी पे अगर किसी की नौकरी लग भी जाती है ना, तो इतना का 30% कम से कम, पिंकी साहब मैडम की एक बात मुझे याद है, मंच पर, इसी मंच पर उन्होंने ये बात कही थी कि कम से कम आप अपने 30% फंड का इस्तेमाल कीजिए। तो 30% का मतलब कि 70% को आप छोड़ दीजिए बिजनेस में, तो इसका 70% निकाल के आते हैं, तो 70% निकल कर आते हैं 17,850 रुपया। मतलब इतने अमाउंट से फिर से आप अपना बिजनेस को ग्रो कराइए, और बाकी का जो 30% बचता है, यानी कि करीब करीब 7,650 रुपया, तो इतना छोटा अमाउंट के साथ आप आगे का व्यापार बढ़ाइए, मतलब अपने खर्चे को चलाइए। ये छोटे लेवल पे मैं बता रहा हूँ। अब मान के चलते हैं कि अगर 10 बीएसडी डेली आ रहा है, तो 25,000 की सैलरी पर है, तो 1 लाख की सैलरी हमारा अगर टारगेट है, तो हम उसके लिए कहाँ जाएंगे? हम उसके लिए अगर 10 गुना 4 करते हैं, तो 40 बीएसडी हमको पर डे आना चाहिए, और 40 बीएसडी अगर पर डे आएगा, तो उधर इनकम की स्लैब को अगर गुना करेंगे तो 25 गुना 4 मतलब 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपए की महीने की सैलरी अगर हम चाहते हैं, तो कम से कम हमारा प्रत्येक दिन 40 बीएसडी रिलीज होना चाहिए, ऐसी हमारी टारगेट होनी चाहिए। अब ये 40 यूएसडी कैसे रिलीज होगा, ये आप अपने अपलाइन के साथ हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, अपने लाइफलाइन के साथ मिलकर बैठ के बात कर सकते हैं कि आखिर इस लेवल पर हम कैसे पहुंचे। अगर 40 यूएसडी पर डे का रिलीज होता है किसी का, अच्छी बात है, मिनिमम बता रहा हूँ साथियों, 40 यूएसडी अगर पर डे रिलीज होता है, तो 40 गुना 30 करेंगे तो 1200 बीएसडी होता है पर मंथ का। और इसमें से अगर हम 15% को निकाल के देखा जाए, तो 85% पे हम बात करेंगे, तो 85% का मतलब होता है 1020, इतना बीएसडी मल्टीप्लाई बाई 100,
तो 1 लाख रुपए की सैलरी करीब करीब की होती है। और 1 लाख रुपए की सैलरी इस बिजनेस से क्रिप्टो की दुनिया में रहकर मैं समझता हूँ बहुत आसानी से गेन की जा सकती है। बस इसके लिए हमें रणनीति बनाना पड़ेगा कि हम आखिर 40 यूएसडी पर डे कैसे प्राप्त करें। मिनिमम 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30 और उसके बाद 40। और मैं हमेशा से छोटे स्तर से बात करता हूँ, क्योंकि बड़े स्तर वालों को बताने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। बड़े लोगों की बड़ी सोच होती है, जो अपनी सोच के मुताबिक बड़ा इनकम जनरेट करते ही हैं। हम कैसे हर एक वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ा इनकम दिखा पाए, मिनिमम 10, 20, 50 कैसे पहुंचा पाए, उसके ऊपर एक रणनीति बनाना पड़ेगा। और एक रिपोर्ट तैयार करना जरूरी है कि आज हमें अगर 10 आ रहा है तो कल 11 कैसे हो, कल 12 कैसे हो, फिर 15 कैसे हो, 20 कैसे हो। तो बहुत कुछ है। एक टीम बिल्डअप के रूप में मैं हमेशा से देखता हूँ प्रोडक्ट बेस्ड की जितनी कंपनियां होती हैं उनके साथ एक सबसे बड़ी खासियत मुझे लगती है वो कि नेटवर्क के ऊपर वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। तो हमें भी उन इस चीज को सीखने की ऐसी मुझे लगती है कि हमें भी एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो हम लोगों ने बनाया है उसके माध्यम से एक ऐसी रणनीति तैयार करें हम लोग कि पूरी की पूरी टीम डेवलपमेंट के ऊपर हम काम करें। और हर एक सप्ताह, हर एक दिन, हर एक महीना हमारी टीम में कितना ग्रोथ हुआ है, हमारी टीम की साइज कितनी बड़ी है, हमारा बिजनेस कितना वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, उसकी रिपोर्ट जरूर तैयार करें हम लोग। शायद ये चीजें होती भी होंगी आपके बीच में, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं ऐसा इसको पर्सनली लेने की बात कर रहा हूँ। मैं इसको आपके ऊपर में नहीं कहता, मैं इसको अपने ऊपर पर्सनली कह रहा हूँ कि एक ऐसी रिपोर्ट हम लोग को जरूर जनरेट करनी चाहिए कि पर डे के हिसाब से कितना बिजनेस वॉल्यूम ग्रो किया है, पर डे के हिसाब से, पर वीक के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से कितनी की टीम साइज ग्रोथ की है। क्योंकि जब तक टीम साइज ग्रो नहीं करेगा हमारे बिजनेस में भी एक बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो बहुत सी बातें शायद मैं कुछ कह पाया हूँ जितना मैं समझ पाता हूँ। कुछ बातें हो सकता है कि गलत मेरे मुख से निकली हूँ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि नेट इंडस्ट्री के सिद्धांतों को पकड़ के काम करने की आवश्यकता है और टीम उसी के सिद्धांतों पर रहकर बन पाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलते हैं हमारे बीच में आज शशिभूषण सर के पास। जी सर, स्वागत है आपका सर।